दिस इज कशिश, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसेस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। पिछले 2 पार्ट्स होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे और अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक से आप वो भी दोनों देख सकते हो, तभी आपको आगे का समझ आएगा। सो अभी तक हमने बेसिकली चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी, क्या क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके डिस्कवरी में क्या उनका योगदान रहा, बेसिकली वो सबके कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखे हैं। उसके बाद सेल जो है नंबर में वैरायटी दिखाता है, शेप में वैरायटी दिखाता है, उसके बाद तो साइज में वैरायटी दिखाता है। तो ये तीनों चीज़ों के हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें कवर करी। सेल में अलग अलग शेप क्या है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या है, नर्व सेल का क्या फंक्शन है क्या नहीं है, साइज ऑफ सेल के हिसाब से हमने चीज़ें देखी। देन हमने सेकेंड वीडियो में सेकेंड पार्ट में सेल स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एंड ऑल्सो आगे न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं ये भी देखा हमने, और साइटोप्लाज्म क्या होता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। सबसे पहले अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये होता है हमारा कोई भी सेल, जो ये बाहर है वो उसकी बाउंड्री है और बाउंड्री को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियस की बाउंड्री हो या सेल की बाउंड्री हो, उसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्योंकि वो सेल की बाउंड्री है तो वो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की बाउंड्री होती तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। कुछ सेल्स में जैसे कि प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये बाहर वाली सेल वॉल हो गई, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई। उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेन जैसा होता है, अगर गोल आपको सेंटर स्फीयर जैसी कोई चीज़ दिखेगी, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये बड़ा वाला हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर एक ब्लैक पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये वो है। और न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होगी उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। दैट इज ऑल द थिंग्स। ठीक है, उसके बाद ये जो देखो सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल है, ये जो बड़ा सा हमें दिख रहा है, मैं समझाऊंगी क्या होता है वैक्यूल, वैसे बता रही हूँ। जो ये खाली खाली पार्ट बीच में दिख रहा है ना आपको, ये खाली खाली पार्ट जो है इस पूरी जगह पे भरी होती है हमारी जेली लाइक कोई सब्सटेंस भरा होता है जेली जैसा, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, ये न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, ये जितनी भी सारे हमारे पार्ट्स हैं इसको अपने अंदर रखना, उस जेली के अंदर रखना। वो जेली का काम ही यही है, इन सबको अपने अंदर रखना। उस जेली को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सॉरी साइटोप्लाज्म, अगर मैंने क्लोरोप्लास्ट बोल दिया गलती से तो आई एम सॉरी, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और मैंने लिख भी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ही दिया है। ये देखो ये वाला जो है ना पोर्शन, यहाँ पर आएगा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये नीचे वाला क्लोरोप्लास्ट है, ये तो साइटोप्लाज्म है। ओके, सो ये हमारा है साइटोप्लाज्म, मैंने इसको करेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है ना। अब हम मूव करते हैं थोड़ा आगे। मैंने आपको बेसिक आइडिया मतलब पूरा रिवाइज करवा दिया क्या क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव आगे। अब हम बात करते हैं अपने सेल ऑर्गेन। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं साथ साथ बता देती हूँ। अब देखो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसके अलावा भी तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना सेल के अंदर। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये वैक्यूल दिख रहे हैं, इधर हमारा ये इसको क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडीज दिख रही हैं। ठीक है, और लाइसोसोम दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, यानी सेल के अंदर के पार्ट। इन सबका अपना अपना फंक्शन होता है, इन सबका अपना अपना कोई ना कोई काम होता है। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में भी है तो वो किसी ना किसी पर्पज से है, वो कोई ना कोई काम कर रही होगी, तभी वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसीलिए ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं इन सबका अपना काम होता है। इन सभी पार्ट्स को मिला के बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स या फिर सेल के पार्ट्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है वो हो गया, ये सारे आपके क्या है, सेल के पार्ट्स हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो अब हम बेसिकली सेल के पार्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पार्ट हमारा है गोल्जी अपैरेटस, टोटल 6 पार्ट्स है। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा है लाइसोसोम्स, देन देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड्स एंड द लास्ट वन इज वैक्यूल। सो ये 6 पार्ट्स होते हैं सेल के। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी अच्छे से, क्योंकि बच्चे ये ही नया टॉपिक है जो कि पिछली क्लास में नहीं था इतना डिटेल में। ठीक है, सो अभी तक तो सब स्मूथ चल रहा था, ये हमारा है थोड़ा सा न्यू टॉपिक, तो हम इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे नाउ। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं दीज आर स्पेशल स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये क्या होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, सेल के अंदर होती हैं, और वो क्या करती हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो मैंने बता दिया आपको। नाउ देयर इज वन, सबसे पहला कौन सा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका क्या काम होता है, ये क्या होता है और ये क्यों होता है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब समझते हो आप, कोई पतली सिलेंडर जैसी चीज को हम ट्यूब बोलते हैं, और शीट्स यानी फ्लैट चीज को हम शीट बोलते हैं। तो ये लार्ज नेटवर्क, एक तरीके से नेटवर्क बनाता है ये ट्यूब्स और शीट्स का।
इट लुक लाइक राउंड बैग्स, यानी ये दिखता है कैसे, जैसे राउंड बैग्स होते हैं, यानी ये थैले जैसा दिखता है। और इट ऑल्सो हैज मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या होगा, ER मेम्ब्रेन, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। जिसका भी कोई बाउंड्री होगी, जिसकी भी कोई कवरिंग होगी ऊपर, उसको हम मेम्ब्रेन बोलेंगे। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सो सिमिलरली हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कवरिंग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बोलेंगे, ER मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ वाला होता है, एक रफ वाला होता है। अब देखो, एक स्मूथ है एक रफ है, तो सबके अपने काम होंगे। अब देखते हैं हम स्मूथ वाले का क्या काम है और रफ वाले का क्या काम है। बट मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि जो बेसिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम क्या होता है। देखो अभी स्मूथ रफ पे आते हैं, पहले फंक्शन देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। As ER समझ रहे हो ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम builds proteins, fat molecules and lipids, so they help in building cell membrane। देखो क्योंकि जो ER होता है वो क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है अपने अंदर, फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है और लिपिड बनाता है। इसका काम क्या है, प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल और लिपिड बनाना। इसीलिए ये हेल्प करता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है, पूरे सेल की जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, उसको ये बिल्ड करे, उसको बनाने का काम, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों से तो बनी होती है, फैट मॉलिक्यूल, लिपिड से, प्रोटीन से बनी होती है वो। तो उनको बनाने का काम किसका होता है, ER का होता है, क्योंकि वो प्रोटीन, फैट और लिपिड बना रहा है और वही चाहिए सेल मेम्ब्रेन के लिए, तो वो वहाँ पे यूज होता है। नाउ अब जो सेल मेम्ब्रेन के बनने का प्रोसेस है उसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, सो आप लोग इसको आराम से देख लो। नाउ सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सेल में एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में ये बहुत सारे हार्मोन होते हैं। अगर हम हंस रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई हार्मोन है। ठीक है, अगर हम रो रहे हैं, हमें रोना आ रहा है, तो भी उसके पीछे एक हार्मोन है कोई। ठीक है, हमारी बॉडी में जो जो फंक्शंस हो रहे हैं किसी न किसी हार्मोन के रिलीज होने की वजह से होते हैं। ऐसे सेल के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं जो जो प्रोटीन और लिपिड के लिए ही फंक्शन करते हैं। ER सर्व एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल। और क्या काम करता है ER, पहला काम हो गया मेम्ब्रेन बनाता है, दूसरा काम हो गया एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाता है, तीसरा काम हो गया कि जो प्रोटीन्स हैं और मटेरियल्स हैं जो भी ये बना रहा है, प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल, लिपिड्स, इनको सेल में पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करने का काम भी क्या होता है, इसका होता है। ऑब्वियसली जब ये बना रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट भी करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस ऑफ सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। और ये क्या करता है, अपने अंदर जगह देता है जिससे कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज इसके अंदर चलती है। यानी ER मान लो, एक ER एक जगह भी देता है लोगों को, एक सरफेस की तरह काम करता है जहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी चलती हैं। ठीक है, तो ये एक सरफेस देता है जहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल इन लिवर सेल of group of animal called vertebrates, SCR play crucial role in detoxifying many poison and drug। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम भी कर सकता है। जैसे कि कुछ हमारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो उन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, पॉइजन्स और ड्रग्स को रिमूव करने का काम भी करता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर सकता है, बट सिंस यहाँ पे कुछ काम मैंने आपको दे रखे हैं, तो ये भी बायोकेमिकल एक्टिविटी है ना, कि वो पॉइजन्स और ड्रग्स को रिमूव कर रहा है इस तरीके से। In short, ER functions both as a passageway for intercellular transport and a manufacturing surface। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी कि जो ER है वो दो काम बहुत मेजरली करता है। पहला चीज़ तो ट्रांसपोर्ट करने का, सेल के अंदर ही अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है यहाँ से वहाँ तो वो ER संभालता है। और दूसरा काम ये मैन्युफैक्चरिंग सरफेस देता है, यानी अपने आप को एक फैक्ट्री की तरह आपके सामने लेकर आता है कि मेरे अंदर आओ और काम करो। ठीक है, एक जगह देता है काम करने के लिए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बातें थी कि ये करता क्या है, दिखता कैसा है, मैंने बताया ट्यूब्स और शीट्स का नेटवर्क होता है, ये राउंड बैग्स की तरह लगता है, इसकी मेम्ब्रेन भी होती है जिसको ER मेम्ब्रेन बोलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it looks rough under microscope because it has ribosomes attached to its surface। ये क्या है, ऑब्वियसली क्योंकि ये रफ है तो ये थोड़ा रफ दिखता है माइक्रोस्कोप पे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ना, इसके ऊपर की सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, इसलिए बहुत रफ दिखता है। बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो स्मूथ दिखता है। अब देखो वन मोर थिंग, एक और शॉर्ट में आपको बताती हूँ, जस्ट वेट। मैंने आपको बताया कि जो ER है वो बेसिकली तीन चीज़ें बनाता है। क्या क्या, सबसे पहला वो बनाता है प्रोटीन, दूसरा वो बनाता है हमारे लिए फैट के मॉलिक्यूल्स, और तीसरा बनाता है लिपिड। जो प्रोटीन वाला काम है ना वो संभालता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ये बाकी दोनों काम है ये संभालता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अभी मैंने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं और राइबोसोम्स का काम ही यही है कि वो प्रोटीन बनाते हैं। समझ गए आप लोग कि वो क्यों रफ होता है? पहली बात वो रफ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, और जो राइबोसोम है उनको तो बोलते ही प्रोटीन फैक्ट्री है, क्योंकि वो बनाते हैं बहुत मतलब उनका काम ही है कि वो प्रोटीन बनाते हैं। तो एक बात समझ आई आप लोगों को, रफ के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं, और राइबोसोम का क्या है? काम ही है कि वो प्रोटीन बनाएंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली प्रोटीन बनाने का काम संभालता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बचा हुआ काम बेचारा इसको करना पड़ेगा। इसके पास तो कोई राइबोसोम नहीं है क्योंकि ये तो स्मूथ है, इसके ऊपर कुछ चिपका नहीं हुआ, इसलिए ये क्या करता है? फैट और लिपिड का काम संभालता है। ठीक है, राइबोसोम को हम प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की साइट भी बोलते हैं, यानी प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। नाउ वी विल मूव टू द गोल्जी अपैरेटस। सो बिफोर गोइंग टू द गोल्जी अपैरेटस, मैं आपको फिगर पे दिखा देती हूँ। ये हमारा ER है, क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आप खुद ही बता दो कि रफ वाला आपको कौन सा लग रहा है, जिसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, यानी ये वाला। देख रहे हैं आप, राइबोसोम इसके ऊपर चिपके हुए हैं, तो ये रफ होता है। और ये क्या होता है? स्मूथ। ये प्रोटीन का काम संभालेगा, ये फैट और लिपिड का संभालेगा। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ विल मूव टू द गोल्जी अपैरेटस। सो नेक्स्ट हमारा है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्जी। तो आपको पता है जो कैमिलियो गोल्जी थे, उन्होंने सबसे पहले गोल्जी अपैरेटस के बारे में बताया था, इसलिए उनके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड सैक्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। यानी कैसे होते हैं सैक? आपको पता है क्या होता है सैक? यानी बोरी, जिसको हम कह सकते हैं, एक होता है ना, मतलब समझ गए होंगे आप, थैला, बड़ा थैला। ठीक है, तो ऐसा रहता है जैसे चिपके, बहुत फ्लैट से सैक्स हैं जो आपस में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल चिपके हुए हैं, इस तरीके से दिखता है। सो दे आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन व्हिच आर कनेक्टेड टू, मतलब ये ना कहीं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना ये बहुत उसका रिलेटेड काम संभालता है, इसका और उसका काम बहुत रिलेटेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सामान को बनाता है और ट्रांसपोर्ट करता है, पर उसको पैक करना, मॉडिफाई करना, उसको अपने अंदर स्टोर करना, ये काम जो है गोल्जी अपैरेटस करता है। ठीक है, तो सामान बन तो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ER में, पर उसको पैक करना, उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, मतलब मान लो किसी में अगर फिल्ट्रेशन की नीड है तो वो करना, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, उसको अपने अंदर संभाल के रखना, उसको डिस्पैच करना, यानी भेजना। लेके तो जा रहा है ER, ट्रांसपोर्ट तो ER कर रहा है, पर उसको भेजना अपने यहाँ से, ये सब काम कौन संभालता है? गोल्जी अपैरेटस संभालता है। पहला फंक्शन ये हो गया उसका। और दूसरा फंक्शन ये है गोल्जी अपैरेटस का कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, so in some cases complex sugar may be made from simple sugar, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। सो ये काम भी ये संभालता है, दो काम संभालता है। ठीक है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ये शुगर वाला काम। ऑल्सो ये ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, इन के बाद स्पेस भी है, फिर फॉर्मेशन, यानी कि लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। लाइसोसोम्स आएंगे ना नेक्स्ट, तो उसको बनाने में भी ये हेल्प करता है। इन और फॉर्मेशन के बीच में स्पेस है। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं। सो ये हो गया हमारा गोल्जी अपैरेटस। नाउ देयर इज लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बोरी की तरह दिखते हैं। ठीक है, ये सारे थैले, बोरी ऐसे दिखता है वो। तो इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, यानी कि आप समझ लो डाइजेशन की पावर इसके अंदर होती है। तो लाइसोसोम क्या है ना, एक तरीके से हमारा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। क्या है? सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। कोई भी फॉरेन मटेरियल समझते हो, यानी सेल के अंदर की चीज ना हो, कोई बाहर की खराब चीज आ गई, पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर ही नहीं आने देगी। मान लो कोई चीज अगर गलती से अंदर आ गई सेल के, तो क्या करता है जो लाइसोसोम है वो उसको खा जाता है, यानी वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने अंदर। वो इस तरीके से सेल के अंदर सफाई रखता है, वेस्ट को डिस्पोज करता है। यानी कोई भी उसको मान लो कोई सेल ऑर्गेनल था वो खराब हो गया, वो डेड हो गया, डेड सेल हो गया कोई, तो यानी कि उसको क्लीन करने का काम जो है वो लाइसोसोम संभालता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने का काम संभालता है। तो जो लाइसोसोम है बेसिकली वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है तो उसको सिंपल चीज में कन्वर्ट करने का काम भी लाइसोसोम संभालता है, ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं डाइजेशन वाले। ठीक है, नाउ एक स्पेशल केस है क्या, कभी कभी लाइसोसोम क्या है कि सेल के अंदर इतना डिस्टर्बेंस हो जाता है, इतनी मान लो भीड़ मच जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता, तो लाइसोसोम गलती से क्या करता है अपने ही सेल को खा जाता है, जिससे पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी वो अपने ही सेल को खुद खा जाता है। व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है या डैमेज हो जाता है वो, तो सेल के अंदर भीड़ सी मच जाती है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होते हैं, फूट जाते हैं, और फूट जाते हैं तो उनके अंदर से पावरफुल एंजाइम सारे निकल जाते हैं बाहर, जिसकी वजह से पूरा सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसलिए हम लाइसोसोम को, और ये उसका स्पेशल केस है। तो मेनी अ टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम्स को ही क्यों कहते हैं,
और भी तो पार्ट्स हैं, उनको क्यों नहीं कहते? क्योंकि वही अपने सेल को खुद खा जाता है जब भी सेल के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, ER। ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब वीडियो हो रही है लंबी, सो मैं सोच रही हूँ कि बाकी के जो 3 और बचे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल, और भी थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी ना होते हुए आपको बस समझ आना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो और सबसे मेन चीज़ है कुछ भी समझ आता है अगर, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ी भी मेहनत है इन नोट्स में, या फिर किसी ने आप लोगों के लिए मेहनत करी है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दो। ठीक है, और कमेंट में भी आप लिख सकते हो, उसके पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच एंड अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में, जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे।